हेलो बच्चों, पिछली क्लास में जो है अपन ने अपना चैप्टर कर रहे थे अपन 6, ठीक है। 6 चैप्टर था अपना रासायनिक अभिक्रियाएं व उत्प्रेरक। ओके, इसका एक लास्ट टॉपिक बच गया था उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रियाएं अपन ने पूरी कर ली थी। आज अपन पढ़ने वाले हैं उत्प्रेरक, ठीक है। और डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन जो है सबसे पहले आपको याद रखनी है कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। और ये इनमें जो है खुद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसकी परिभाषा जो है, डेफिनेशन आप इस तरीके से लिखोगे कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं तथा स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, ठीक है, उनको अपन क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट बोलते हैं इनको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। अब देखो, उत्प्रेरक जो है कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक कई प्रकार के होते हैं। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ने वाले, सबसे फर्स्ट पढ़ने वाले अपन अवस्था के आधार पर, अवस्था स्टेट के आधार पर, ठीक है। तो देखो, अवस्था यानी स्टेट यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव या गैस के आधार पर अपन पढ़ेंगे कि ये उत्प्रेरक कैसा है, ठीक है। तो इसको जो है अपन दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला अपन पढ़ेंगे इसमें समांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक, और दूसरा इसमें अपन पढ़ेंगे विषमांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है। उत्प्रेरक क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं पर स्वयं क्या होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं, उनको उत्प्रेरक कहते हैं। अवस्था के आधार पर दो प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी की डेफिनेशन आप किस तरीके से लिखोगे कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद, अभिकारक, ऐसे लिखना है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्पाद वह उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में हो, तीनों एक या समान अवस्था में हो, तीनों समान अवस्था में हो, उनको अपन क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरक। तो ऐसा उत्प्रेरक या ऐसी अभिक्रिया जो जिसमें क्या हो, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों जो हैं किस अवस्था में हो, एक ही अवस्था में हो। अब एक चीज समझना, उत्प्रेरक जो है, मैंने जब समीकरण लिखना सीखा था अपन ने, रासायनिक समीकरण जब अपन लिख रहे थे तो उत्प्रेरक को कहाँ लिख रहे थे बच्चों, उत्प्रेरक को अपन एरो के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ये इतना क्लियर है। तो उत्प्रेरक ऐसा उत्प्रेरक जो क्या ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में हो या समान अवस्था में हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, समांगी उत्प्रेरक। उदाहरण आप याद रख लेना। इसमें उदाहरण आपको याद रखना है कि जैसे एक 2SO2 प्लस O2, ये क्या बनता है, ये क्या बनता है, SO3, ठीक है। 2SO3 बनेगा। ये क्या बनेगा, 2SO3। ये संतुलित अभिक्रिया है। इसमें एक उत्प्रेरक काम में आता है NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब देखना, ये तो थी अभिक्रिया। अब SO2 जो है ना, वो भी गैस होती है, O2 भी गैस होती है, ये भी गैस होती है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और ये भी ऑक्साइड होती है, सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो ये सभी जो है, देखो अभिक्रिया में दो तो उत्प्रेरक है, ये भी दोनों गैस अवस्था में है। उत्प्रेरक जो लिया वो भी कैसा है, गैस अवस्था में है, और उत्पाद जो बन रहा है वो भी कैसा है बच्चों, गैस अवस्था में। इसलिए इस अभिक्रिया को या इस अभिक्रिया को अपन क्या बोल रहे हैं, समांगी उत्प्रेरक या समांगी उत्प्रेरण भी बोलते हैं इसको, ठीक है, समांगी उत्प्रेरण। तो इतना क्लियर है, ये एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, इसको आप लिख लेना, ठीक है, नोट्स में। अब देखो, विषमांगी उत्प्रेरक, इसका जस्ट उल्टा डेफिनेशन, जस्ट इसकी क्या हो जाएगी, उल्टी। यानी आप लिख लोगे वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक
तीनों की अवस्थाएं जो हैं अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। उदाहरण में आप याद रख लेना, इसमें उदाहरण आप याद रख लोगे। इसमें एक अभिक्रिया पढ़ी थी अपन ने N2 + 3H2, N2 + 3H2 ये पढ़ा था ना, अमोनिया बन रहा था इसमें, NH3 2NH3, ये अमोनिया होता है, ये अमोनिया बन रहा था इसमें। अमोनिया बनाने की विधि है ये, हेबर विधि बोलते हैं इसको, अभी नहीं आएगी, आपके 12th में आएगी, ठीक है, हेबर विधि बोलते हैं इसको, इतना नाम याद रख लेना आप लोग। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और अमोनिया, चलो ये भी गैस है, ये भी गैसीय अवस्था में और ये भी गैसीय अवस्था में, तीनों गैसीय अवस्था में। लेकिन याद रखना, जब अपन ने ये अभिक्रिया पढ़ी थी तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे एक उत्प्रेरक काम में आता है, Fe। कौन सा उत्प्रेरक काम में आता है, Fe। और लोहा कैसी अवस्था में होता है बच्चों, सॉलिड अवस्था में, S, ठीक है। यानी लोहा जो है ना कैसी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। सॉलिड के लिए अपन क्या लगाएंगे, S। यानी एक चीज समझ में आ रही है कि अभिकारक उत्पाद दोनों की अवस्था जो है वो कैसी है, समान है, लेकिन उत्प्रेरक जो है वो कैसा है, सॉलिड है। यानी आप बोल सकते हो कि तीनों समान अवस्था में नहीं है, ये हो सकता है ये दोनों समान हो सकते हैं, यानी इनमें से तीनों में से एक चीज जो है, अगर एक भी चीज अगर विभिन्न आ गई या भिन्न आ गई तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विषमांगी उत्प्रेरक, ठीक है। यानी उत्प्रेरक जो है वो यहाँ पे कैसा है, ठोस अवस्था में, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, विषमांगी उत्प्रेरक। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक। तो क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक देखो कैसे कैसे होते हैं। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक, दूसरा अपन पढ़ेंगे क्रिया के आधार पर, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। इसको आप क्या करना, दो से 3 बार इस वीडियो को देखोगे ना तो ये आपको इजीली क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। अब क्रिया के आधार पर अपन जो है इसको बहुत सारे टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला अपन पढ़ने वाले हैं धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक। अब देखो धनात्मक उत्प्रेरक नाम से पता चल रहा है, धनात्मक उत्प्रेरक मतलब ये हमेशा वेग को बढ़ाएगा, ठीक है। अपन ने पढ़ा कि उत्प्रेरक वो होते हैं जो वेग में परिवर्तन करते हैं। अब परिवर्तन का मतलब है या तो उसको वेग को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, ठीक है। धनात्मक उत्प्रेरक ऐसा उत्प्रेरक होता है जो हमेशा अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। तो अभी डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, आप खुद लिखोगे कि वे उत्प्रेरक जो हमेशा अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। उदाहरण में आप याद रखना, इसमें KClO3 अपन ने पढ़ा था, एक अभिक्रिया पढ़ी थी KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। इस जब इसको ये डिकम्पोज होता है, इसको आप गर्म करते हो ना, यानी हीट, ये निशान किसका होता है, हीट का, गर्म कर रहे हैं अपन, तो ये KCl में टूटता है, KCl + O2, ठीक है। इसको संतुलित कर लेते हैं अपन, तो यहाँ पे 2, ये 2 आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो ये इस तरीके से KClO3 जो है इस तरीके से टूटता है, KCl, और इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट लिख लेना इस पर, और ये पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे एक उत्प्रेरक काम में आता है MnO2, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये गोल ऐसे मत लगाना, ब्रैकेट मत लगाना इस पर, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो MnO2 जो है ना वो क्या है, एक उत्प्रेरक है, ठीक है। अब ये उत्प्रेरक कैसा है, ये धनात्मक उत्प्रेरक है। ये कैसा उत्प्रेरक है, धनात्मक। ये हमेशा वेग को क्या करेगा, बढ़ाएगा, वेग को क्या करेगा, बढ़ाएगा, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। इसका मतलब कैसा है, धनात्मक उत्प्रेरक। दूसरा एक इसमें होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, और ये जैसे इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। और इसको लगा लेना आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऋणात्मक उत्प्रेरक में से क्वेश्चन आना पक्का है। यहाँ पे आपको ऋणात्मक का मतलब क्या समझ रहे हो, धनात्मक का मतलब वेग बढ़ाएगा, और ऐसा उत्प्रेरक जो वेग को क्या करेगा, जो अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा, घटाएगा, ठीक है। इतना ही तो आप समझते हो भाई, ये वेग बढ़ाएगा तो ये क्या होगा, समझते हो इतना तो, कि ये क्या हो जाएगा, कम करेगा। तो ऋणात्मक क्या करेगा, कम करेगा वेग को, ठीक है। अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा, कम कर देगा। अब इसमें भी आपको मोस्ट करके लिख लेना है कि एक अभिक्रिया याद रखनी है इसमें आपको, कि ये CHCl3 होता है एक, क्लोरोफॉर्म का नाम सुना है,
CHCl3 ये जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ये COCl2 बनाता है प्लस एक बना लेता है ये HCl, ठीक है। अब इस अभिक्रिया को आप संतुलित करोगे ना तो ये किस तरीके से होगा, 2HCl, यहाँ भी 2 लगा देंगे अपन और इधर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। इसको आप घर पे करके देखना संतुलित कैसे किया है मैंने, ठीक है। घर पे आप क्या करोगे, इसको संतुलित करके देखना। अब देखो इसमें एक उत्प्रेरक जो है काम में आता है, उसको अपन बोलते हैं C2H5OH। क्या आता है, C2H5OH, C2H5OH। और इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कहीं पे, 9th में मैंने पढ़ाया था। इसको अपन बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं बच्चों, एथेनॉल, ठीक है, या एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। ये दो नाम याद रख लेना। C2H5OH यहाँ पे उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है और कैसा उत्प्रेरक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्लोरोफॉर्म, इसको अपन क्या बोलते हैं, CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। इसको जब अपन, ये क्या करता है, ये जब ऑक्सीजन, इसको खुला छोड़ने पर क्या होता है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और एक फॉस्जीन गैस बनाता है। इसका नाम आपको याद रखना है। देखो मैं इसको मिटा रहा हूं एक बार ऊपर से, COCl2 बनाना, इसको बोलते हैं फॉस्जीन, फॉस्जीन अभिक्रिया, फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन गैस। तो ये क्या है, एक विषैली गैस होती है और ये बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए क्लोरोफॉर्म को जो है खुले में नहीं छोड़ा जाता है। और अगर इसको जो है स्टोर करने के लिए इसमें क्या डाला जाता है, C2H5OH, जो क्या करता है कि इसकी जो है अभिक्रिया को मंद कर देता है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया को क्या कर देगा, कम कर देगा, यानी फॉस्जीन गैस नहीं बनेगी, ठीक है। यानी C2H5OH जो है इसकी अभिक्रियाशीलता को क्या कर रहा है, या इसके वेग को जो है क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इसका मतलब ही क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है, ठीक है। C2H5OH कैसा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। एक और इसमें एग्जांपल आपको याद रखना है कि एक H2O2 होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं इसको, H2O2, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। 12th में आप बहुत पढ़ने वाले हो इसके बारे में। यहाँ पे एक उत्प्रेरक काम में लिया जाता है ग्लिसरॉल, जो अभी नेक्स्ट पिछले चैप्टर में अपने पढ़ा था, ठीक है, ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे बनता है H2O2, ठीक है। अगर इसमें आप ग्लिसरॉल नहीं डालते हो तो ये H2O2 जो है ये क्या होता है, फटाफट से जो है H2 और O2 में बदल जाता है, यानी टूट जाता है। तो जैसे आप इसमें ग्लिसरॉल मिलाओगे, ये इस हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो क्रिया है या उसका वेग है उसको कम कर देगा और ये अपघटन की जो क्रिया है इसको मंद कर देगा। ग्लिसरॉल क्या काम करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो अपघटन हो रहा है उसको क्या करता है, मंद कर देता है, कम कर देता है, उसके वेग को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ रहे हो कि एक तो ग्लिसरॉल, एक C2H5OH2, ये दोनों क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है, ठीक है, नेगेटिव कैटलिस्ट है। ये क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया के वेग को कम कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड को जो अपघटन की क्रिया है, वेग है, उसको कौन कम कर रहा है, ग्लिसरॉल। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म जो है वो बहुत क्रियाशील होता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये क्या कर लेता है, फॉस्जीन गैस, एक विषैली गैस बना लेता है। और अगर ये विषैली गैस बन गई तो ये बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए इसमें क्या डाला जाता है, C2H5OH। और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड को संग्रहित करने के लिए ग्लिसरॉल क्यों मिलाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ग्लिसरॉल इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड अपघटन क्रिया करके इसमें टूट जाता है जल और ऑक्सीजन में। इसके अपघटन की जो वेग है उसको कम करने के लिए इसमें क्या डाला जाता है, ग्लिसरॉल डाला जाता है। ये आप बुक में से भी पढ़ सकते हो, बुक में दे रखा है, ठीक है। फिर आप इसमें पढ़ोगे, फिर आपको पढ़ना है इसमें क्या, अगला उत्प्रेरक अपन पढ़ेंगे जैव उत्प्रेरक। अगला उत्प्रेरक क्या पढ़ेंगे अपन, जैव उत्प्रेरक, तीसरा जैव उत्प्रेरक, ठीक है। जैव उत्प्रेरक यानी जो जीव जंतु हैं उनके शरीर में कुछ एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। इन्हीं को जैव उत्प्रेरक का मतलब ही क्या हो गया, एंजाइम।
जो शरीर में एंजाइम होते हैं वो जैव उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। जो जैविक क्रियाएं जो होती हैं उनको संपन्न करवाते हैं या उनमें जो है उनका वेग जो है परिवर्तित कर देते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, एंजाइम, ठीक है। एंजाइम या फिर इनको जैव उत्प्रेरक बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि जैव उत्प्रेरक ही क्या होते हैं, एंजाइम, एंजाइम ही क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। तो देखो जैव क्रियाएं कौन कौन सी होती है, जैसे कि आप उदाहरण इसमें याद रख सकते हो कि एक आपने 9th में पढ़ा था कि माल्टोज जो होता है ना, उसको एक एंजाइम होता है माल्टेज, ये क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है। किस में बदल देता है, ग्लूकोज में। तो ये माल्टेज जो है ना, ये क्या है, एक एंजाइम है, और ये एंजाइम क्या किसका काम कर रहा है यहाँ पे, जैव उत्प्रेरक का, ठीक है। तो शरीर में जो एंजाइम होते हैं वही क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। इसकी परिभाषा आप बुक में से लिख लेना। फिर आप इसको इसमें याद रख सकते हो, एक लैक्टोज, जो लैक्टोज शर्करा होती है उसको लैक्टेज जो होता है ना वो किस में बदल देता है, ग्लूकोज में। ये आप याद रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, जैव उत्प्रेरक है, ठीक है। एक उत्प्रेरक इसमें आता है बच्चों, ये 3 हो गए, ध्यान रखना क्रिया के आधार पर। एक इसमें आप याद रख सकते हो स्वतः उत्प्रेरक स्वतः उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक। और ये स्वतः उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है कि ऐसा उत्प्रेरक या जब अभिक्रिया होती है, यानी अभिकारक अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद बनाते हैं, तो उत्पाद जो होता है ना वही क्या करता है, स्वयं क्रिया उसकी उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगता है। जैसे कि उदाहरण में आप याद रख सकते हो कि CH3COO ठीक है। और ये जब क्रिया करता है तो इसमें बनता है CH3COOH, ठीक है। और एक बन जाता है इसमें C2H5OH। ये किसके साथ क्रिया करता है, H2O जल के साथ क्रिया करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई आपको एरो पे कोई भी उत्प्रेरक नहीं दिखेगा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जब अभिक्रिया होती है तो इसमें क्या बढ़ने लगता है, एसिटिक अम्ल बोलते हैं इसको, अपन क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं इसको। और ये एसिटिक अम्ल क्या करता है, एसिटिक अम्ल, और ये अभी बताया मैंने क्या होता है, एथेनॉल, ठीक है। ये क्लियर है। एसिटिक अम्ल जैसे जैसे बनता जाता है ये स्वयं ही क्या करता है, स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगता है, ठीक है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद जो होता है वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्वयं उत्प्रेरक, ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जो एसिटिक अम्ल होता है यहाँ पे स्पेशल केस है, याद रख लेना। एसिटिक अम्ल ही क्या करता है, यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य करता है, और ये कैसा है, स्वयं उत्प्रेरक है, ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं इसको। ये आपको याद रखना है। फिर इसमें आपको याद रखना है 2 चीज़ें और रह गई इसमें। एक तो रह गया उत्प्रेरक वर्धक, और एक रह गया इसमें उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। नाम से पता चल रहा है उत्प्रेरक वर्धक का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे जो अपन उपयोग में लेने वाले हैं, ये उत्प्रेरक वर्धक जो एक पदार्थ होता है, ये क्या करता है, सुनो मेरी बात, ये उत्प्रेरक वर्धक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित नहीं करता है। ये क्या करता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक वर्धक। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ये केवल क्या करते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। और ये क्या करेंगे, उत्प्रेरक विष का मतलब होता है उत्प्रेरक के लिए जहर का काम करेंगे। यानी ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देंगे, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देंगे, ठीक है, कम करेंगे, ठीक है।
तो इतना क्लियर है, दोनों अपोजिट है। अब देखो उदाहरण में आपको याद रखना है कि एक अपन ने अभिक्रिया पढ़ी थी अभी अपन ने N2 + 3H2, N2 + 3H2, ये अभिक्रिया बार बार आ रही है ना, ठीक है। ये अभिक्रिया अपन बार बार पढ़ रहे हैं, इसको आप याद रखना कि कहाँ कहाँ पे यूज़ में आ रही है, किस तरीके से अपन यूज़ ले रहे हैं इसको। अब देखो यहाँ पे अपन ने Fe उत्प्रेरक डाला था, ये तो था उत्प्रेरक। इस उत्प्रेरक के साथ में एक MO, मोलिब्डेनम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, मोलिब्डेनम, ठीक है। और ये इसमें जैसे डालेंगे अपन, तो उत्प्रेरक क्या काम कर रहा था, अभिक्रिया की वेग को बढ़ा रहा था। लेकिन ये मोलिब्डेनम जैसे डाला, उत्प्रेरक और क्रियाशील होता है और अभिक्रिया की वेग को बढ़ाता है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है, ये इस Fe की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। इस और क्या बनेगा यहाँ पे 2NH3 अमोनिया बन जाएगा, यानी एक बहुत तेजी से अभिक्रिया होगी फिर ये, ठीक है। यानी मोलिब्डेनम जैसे ही आपने डाला, एक तत्व होता है कि जैसे आयरन लोहा एक तत्व होता है ना, वैसे ही मोलिब्डेनम भी एक तत्व होता है जिसको अपन कहाँ डालते हैं, आयरन चूर्ण के साथ इसको मिलाते हैं। इतना क्लियर है। ये चूर्णित होता है, चूर्ण के रूप में होता है, पाउडर फॉर्म में। तो उस तरीके से मोलिब्डेनम डाला और Fe की क्रियाशीलता बढ़ी और इसने वेग को क्या कर दिया, और बढ़ा दिया। एक होता है उत्प्रेरक विष, जो क्या करता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देता है। ये विक्रिया ले लेते हैं N2 + 3H2, और इसमें आप अब क्या करो, इस मोलिब्डेनम की जगह आपको क्या डाल देना है, Fe तो था ही, उत्प्रेरक था ही, तो इसके साथ क्या डाल दो आप, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या करता है, इसकी क्रियाशीलता को कम कर देगा और अभिक्रिया जो है कम होने लग जाएगी। इस तरीके Fe की क्रियाशीलता को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो इस तरीके से ये अपन जो है सारे अपन ने क्या कर लिए, उत्प्रेरक पढ़ लिए हैं। आपको क्या करना है, बुक खरीदो, उसमें से डेफिनेशंस पढ़ो, नोट्स खुद बनाओ एक बार, ठीक है। ट्राई करो, नहीं आ रहा है मुझसे पूछो, अगर नहीं मिल रहा है कोई टॉपिक मुझसे पूछो आप, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दो आप लोग, इतना आपको जो है प्रायोरिटी दे रखी है। आप लोग नोट्स वगैरह नहीं भेजते हो, कई बच्चे देख रहा हूँ मैं जो है लापरवाह हो रहे हैं स्टडी को लेके, तो वो अपना लॉस खुद ही कर रहे हैं, बेटा हमारा तो कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। और ये चीज़ें जो है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको डेफिनेटली इससे जो है फ़ायदा होने वाला है, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भैया फिर अपना लॉस खुद कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको